डेड के ये टेस्टिंग पॉइंट थे और इसको यहां से कर दीजिए ग्राउंड, एक तार जोड़ दीजिए बस। अब हर एक फोन का सर्किट डायग्राम नहीं है और उसका हमें क्लॉक वाला रजिस्टर हमें जानना है कहां पे है। ये है, अब इस कैपेसिटर से देख लो कोई भी, अब इसका ये वाला ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है, पहले ग्राउंड से चेक करो इसको। ये वाला सिरा बीप करता है कि ये वाला कर रहा है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। चेक करके बताओ भाई, इस कैपेसिटर चेक करो कौन सा बीप कर रहा है। ये वाला बीप कर रहा है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अरे तो बस ठीक है, ये आपका हो गया रजिस्टर ये, और इसको यहां से कर दीजिए ग्राउंड, एक तार जोड़ दीजिए बस। कहीं से भी कर दो, मतलब कहने के मतलब पास से आप जोड़ दीजिए, उसको ग्राउंड कर दीजिए और फिर पोर्ट लगा के चेक कर लीजिए। पोर्ट बन रहा है, आपका सीपीयू ओके है और ये खराब है। आपको इसमें करना पड़ेगा क्या, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर करने के लिए आप डाटा केबल यूज करें या फिर ईएमएमसी को प्रोग्राम करें। डेटा सेप्ट में अगर नहीं होगा डाटा केबल से तो आईसी निकाल के प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, बाहर निकाल के उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, उसका प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा प्रोग्रामिंग में। और ये रजिस्टर अक्सर, अगर आपको सुनिए पहले, अब एक और पॉइंट की बात यहां पर बता रहे हैं, उसको समझिए पहले। अब हर एक फोन का सर्किट डायग्राम नहीं है ना, तो सिंपली आपको करना क्या है, अब कि हमारे पास फोन आया और उसका हमें क्लॉक वाला रजिस्टर हमें जानना है कहां पे है। तो अक्सर होता है तो इसी के आसपास है, सीपीयू मेमोरी के पास। अब इसमें से कौन सा है पता नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे ओप्पो ले लो, ओप्पो A3s, इसका हमें जानना है क्लॉक पॉइंट। क्या जानना है हमें, क्लॉक पॉइंट। हमारे पास सर्किट है नहीं, इतना झाम ताम कौन ट्रेसिंग करें, ढूंढे, उसमें माथा पच्ची करें। तो सीधे आगे लिख दीजिएगा ISP पिन आउट, क्लिक कर दीजिए। ISP पिन आउट को सर्च कर लीजिए, इमेज पे क्लिक कर दीजिए, बोर्ड पे क्लिक कर दीजिए। तो ये रहा क्लॉक वाला रजिस्टर, यहां पे लगा है, CLK लिखा है। बात समझ में आएगी नहीं आई, सर्किट हो ना हो, आपको इमेज से आपका काम चल जाएगा। टीपी नहीं, टीपी समझ लीजिए, अब यहां पर रजिस्टर जो लगा है उसको, ये आप ISP पिन आउट, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, ईएमएमसी का क्लॉक रजिस्टर, ईएमएमसी का क्लॉक रजिस्टर या सीपीयू ईएमएमसी दोनों एक साथ ऐसे लिख सकते हो, या ईएमएमसी का क्लॉक रजिस्टर जानने के लिए, पता करने के लिए, ढूंढने के लिए, ईएमएमसी का क्लॉक रजिस्टर पता करने के लिए गूगल पर हमें मोबाइल का मॉडल नंबर और उसके आगे ISP पिन आउट लिखकर सर्च करना है। ISP पिन आउट ये लिखा है, ISP मोबाइल का मॉडल नंबर, उसके आगे ISP पिन आउट लिखकर सर्च करना है और इमेज पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, इमेज। तो आपके सामने फोटो आ जाएगी और उसमें लिखा रहेगा क्लॉक, CLK। सीपीयू बीच में वो ईएमएमसी रजिस्टर को ग्राउंड करना, ये जो रजिस्टर है यहाँ पर, अरे हाँ, एक तरह कोई भी ग्राउंड कर दीजिए, उसका सीरीज पे लगा होता है। तो ये रजिस्टर है, इसको आप ग्राउंड से एक तरह इसका जोड़ दीजिए। क्या हो गया, ये क्लॉक लाइन क्या हो गई, ग्राउंड हो गई। अब इस फोन को आप क्या करिए, कंप्यूटर पे लगाइए डाटा केबल लगा के, तो पोर्ट बनेगा डिवाइस मैनेजर में। पोर्ट बन गया, पोर्ट कहाँ बनता है आपको, डिवाइस मैनेजर, को भी बता दे रहे हैं, पता है। हाँ, दिस पीसी खोलिएगा, मैनेज पे क्लिक करिए और डिवाइस मैनेजर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे पोर्ट कॉम LPT लिखा, यहाँ पर पोर्ट बनेगा इस जगह, तो पोर्ट बन जाएगा। आप समझ जाइए आपका सीपीयू ओके है। अब देखिए, अभी हमने लोगों ने देखा था मीडियाटेक चार्जिंग सेक्शन, और अब हम लोग देखेंगे क्वालकॉम वाला सेक्शन, ठीक है। तो डिफरेंट कहाँ पे है वो उस चीज को समझेंगे। यहां से क्या है, लाइन निकलेगी कितने वोल्ट की, 5 वोल्ट, यानी वीबस। आपके सब बोर्ड से कहां पे पहुंचा, B2B जैक, यानी मेन मदरबोर्ड पे।
आगे एक टीपी दिया गया है, एक टेस्ट पॉइंट, तो यहां पर कितना वोल्टेज मिलेगा, जेनरेट डायोड, यहां पर भी 5। इसके बाद यहां पे क्या लगी है, OVP IC, जो वोल्टेज को कम नहीं करेगी, ज्यादा वोल्टेज होगा तो खुद खराब हो जाएगी। ओके, तो यहां आउट कितना होगा, 5 वोल्ट, यानी चार्जिंग IC पे 5 वोल्ट की सप्लाई इन हो गई। अब यहां से जो आउट होगी वो वोल्टेज होगी कौन सी, 3.7 से 4.2 आउट होगी, और वो कहां पे पहुंचेगी, फ्यूल गेज IC। यहां पर एक IC क्या है, फ्यूल गेज, मतलब नाम से पता चल रहा है, फ्यूल गेज का मतलब नापना, यही तो है, फ्यूल को नापने, यानी कि मोबाइल का फ्यूल क्या है, बैटरी, कि कितने परसेंट बैटरी आपकी भरी है, कितने परसेंट नहीं भरी है ये। और इसी का आगे लगा आपका करंट सेंस। अब करंट सेंस में क्या है, बस खाली नाम चेंज हो गया है, क्या, मीडियाटेक में। यहां पर IC की तरफ से ये रजिस्टर जो है सेंस कर रहा है करंट सेंस को, तो इसका नाम क्या है, SRP, सेंस रजिस्टर पॉजिटिव, ये यानी कि आई सेंस, क्या नाम, आई सेंस। और ये बैटरी की तरफ से जो सेंस कर रहा है उसका नाम है SRN, सेंस रजिस्टर नेगेटिव, यानी कि बैट सेंस की लाइन। इसके बाद ये आगे निकली कौन सी आपकी, वी बैट की लाइन, बैटरी पे गई और बैटरी फिर आपकी यहां से बनेगी, ठीक है। ID की लाइन यहाँ पे 4G का जैक दिया गया। अब तुमने देखा होगा जितनी भी परसेंटेज से प्रॉब्लम आती है, परसेंटेज की रिलेटेड, 90% के ऊपर नहीं चार्ज हो रहा है, 200% बढ़ रहा है, 250% चल रहा है, या ऑफ कंडीशन पे चार्ज हो रहा है, ऑन पे नहीं हो रहा है, ठीक है, या ऑन पे हो रहा है, ऑफ कंडीशन पे चार्ज नहीं हो रहा है, वो सारा का सारा झाम ताम कहाँ से होता है, फ्यूल गेज IC से। जैसे से तुमने देखा होगा तुम्हारी बाइक, जो तुम्हारी नहीं पड़ोसी की, कि पेट्रोल उसमें फुल भरा है लेकिन डंडी उसकी नीचे आ रही है, तो क्या खराब है, फ्यूल बताने वाला मीटर। और कई बार क्या होता है, पेट्रोल एक भी नहीं है और डंडी पूरी फुल है, और कई बार बीच में रुकी रहती है, होता है ऐसा, देखा है, नहीं देखा है। तो वही कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर जो है क्या है, मोबाइल का जो फ्यूल है वो बैटरी है, बैटरी के अंदर है, उसको ये चेक करने के लिए एक IC अलग से लगाई गई है, इसका नाम है फ्यूल गेज IC, जिसकी कंट्रोलिंग कौन करता है, CPU, किसके माध्यम से, क्लॉक और डेटा। चार्जिंग IC की कौन करता है, क्लॉक और डेटा के माध्यम से कंट्रोलिंग। ये कोई भी इधर आता है तो क्या होगा, कोई भी इधर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे बताया जाएगा भैया क्लॉक और डेटा के माध्यम से कि कुछ एरर आ रही है। CPU क्या करेगा, हाल डिस्प्ले पे दिखा देगा एरर, लोगों का एरर है या क्या नाम करके बैड कनेक्ट, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी क्या करेगा CPU यहाँ पे, लोगों पे दिखा देगा। प्रोसेस कुछ नहीं बदला, खाली एक फ्यूल गेज IC लगी। और पहले क्या था, चार्जिंग IC के अंदर ये फंक्शन था, चार्जिंग IC के अंदर ये तो था बैट सेंस, आई सेंस, अरे किसके अंदर, पावर IC के साथ, सॉरी, पावर IC के अंदर क्या था, फंक्शन था इसका, बैट सेंस, आई सेंस का। अब इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया है, अलग से एक फ्यूल गेज IC लगा दिए। हाँ, अब क्वालकॉम के बहुत से फोन के अंदर ये फ्यूल गेज नहीं मिलेगी, वो पावर IC के साथ में या चार्जिंग IC के साथ में क्या है, इनबिल्ड है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो तरीका कुछ नहीं बदला, बस खाली नाम बदले। क्या बदले हैं, नाम। और एक कंडीशन और आती है, हम पूरा दिखाएंगे। यहां पर एक लाइन आप देख रहे हैं ना, जिसकी नाम है बी इन। क्या नाम है, बी इन। बी इन का मतलब होता है बैटरी इन, बैटरी लगाई, ये सेंस करता है। और ऐसे तुमने बहुत सारे फोन देखे होते हैं, इसमें चार्जर लगाओ, चार्जिंग चलती है, फोन चलता है, चार्जर निकालो, फोन बंद। ये बी इन की लाइन में ही प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी समस्या आती है। ये हम सब आपको आगे लिखाएंगे कि कहां से क्या चेक करना है, कौन से प्रॉब्लम पे क्या चेक करना है। तो कुछ चीज समझ में आई कि चार्जर वाली समस्या यहां से आती है, और परसेंटेज की जितनी भी प्रॉब्लम है वो फ्यूल गेज से आती है। क्लियर, ठीक। अब ये बन गया, ब्लॉक डायग्राम एक हो गया। वी बस लिखा है, वी बस की सप्लाई कहां पे आ गई, IC पे 1 नंबर और 24 नंबर। स्विचिंग हुई, यहां पे लिखा है स्विचिंग, एक क्या लगी है, एक क्वाइल लगी है, और क्वाइल के बाद क्या लिखा है, VPH पावर।
3.7 से 4.2 पूरे मदरबोर्ड में जहां जहां रिक्वायरमेंट है जाएगा। तो देखिए यहीं से एक लाइन क्या है इस पे आई, इसका नाम सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। और यहीं से ये सप्लाई कहां पर गई? बैट लिखा है, चार्जिंग आउट, यानी किसके लिए? बैटरी के लिए। यानी हमने चार्जर लगाया तो सप्लाई यहां से यहां बनी, पूरा फोन चला और क्या हुआ? बैटरी भी चार्ज हुई। हमने यहां से चार्जर हटाया, बैटरी से वोल्टेज आया और इस लाइन के थ्रू वीपीएच पूरे फोन को चला रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? यहां से वोल्टेज आया, फोन भी चला और फोन क्या हुआ? बैटरी भी चार्ज हुई। चार्जर हमने हटा दिया, बैटरी से वोल्टेज आया, सिस्टम की लाइन से वीपीएच बन गया जाके। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपका फोन चार्ज होता है और चलता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए पहले के फोन के अंदर दो तरीके के क्रिस्टल यूज होते थे, एक नेटवर्क क्रिस्टल और एक आरटीसी क्रिस्टल। ऐसा लंबा सा एक लगा रहता था और एक ये गोल्ड कलर का या ब्लैक कलर का लगा रहता है। दिखाओ भाई इनको कहाँ लगे हैं, देखो पहले पहचानो तो कहाँ लगा है बोर्ड में। देखिए 5A वाले में तो पावर आईसी के पास में लगा होगा, और जो आरटीसी क्रिस्टल है अब ये आईसी पावर आईसी के अंदर ही इनबिल्ड हो गया है। ये जो लंबा वाला लगता था ना ये पावर आईसी के साथ में इनबिल्ड है अब। हाँ पुराने में लगा मिलेगा आपको, अब नहीं आता है नए फोनों में। निकालो बोर्ड आउट, निकाल लो जो तुमको दिए गए उसमें, और उसमें निकालो, वो देखो शायद उसमें के अंदर मिल जाए। जब टेस्टिंग किया करो तो और भी जो बोर्ड है सब लेके बैठा करो, सब पे किया करो। ये लगा है देखिए, ये यहाँ पर देखिए T92 192, और वो पतला वाला नहीं लगा है, एक ही लगा है यहाँ पे, पतला वाला नहीं मिलेगा। पुराने बोर्ड में देखो जो हमने दिए हैं प्रैक्टिस वैक्टिस करने के, उसमें भले लगा हो। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग पहले ये समझेंगे सिग्नल क्या है। बताइए कोई सिग्नल क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और बताइए सिग्नल क्या है? ये इसका काम होता है सिग्नल को जनरेट करना, ठीक है। अब सिग्नल कौन सा सिग्नल? ट्रैफिक सिग्नल जनरेट करता है, कौन सा सिग्नल करता है? या रेलवे वाला सिग्नल जनरेट करता है। तो सिग्नल का मतलब होता है संकेत, इंडिकेट। क्या? संकेत देना। जैसे हमने कहा बाहर निकलो तो ये क्या हो गया? बाहर निकलने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसे बच्चे बुलाते हैं, छोटे बच्चों को, आ जाओ इधर आ जाओ, सब्जी वाले के पास आओ, जाओ तुम इधर आओ भाई साहब, या मार्केट में जाओ, अरे इधर आओ मोबाइल लेने, इधर आओ, तुमको लेना मोबाइल, बिना बुलाए बुलाता है, इधर आओ क्या चाहिए। हाँ कानपुर में ऑटो वाले सबसे बड़ा सिग्नल देते हैं, समझ रहे हैं पहले बात को। तो ये है सिग्नल, एक संकेत यानी इंडिकेशन। जैसे ट्रैफिक सिग्नल में रेड आ गया तो रुक गए, ग्रीन हो गया निकल गए, तो ये सिग्नल हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये जो है सिग्नल को जनरेट करता है, जो क्रिस्टल होता है इस सिग्नल को जनरेट करता है। अगर सिग्नल जनरेट नहीं होगा तो आपका फोन ऑन ही नहीं होगा। सिग्नल अगर जनरेट नहीं होगा तो आपका फोन ऑन ही नहीं होगा, ट्रिगर ही नहीं होगा। तो इसमें दो तरीके के सिग्नल होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। जो हम बोल रहे हैं ये आवाज अभी क्या है हमारी? एनालॉग है। और अगर हम इसको रिकॉर्ड कर लें तो वो जो फाइल दिखेगी ना कि इतने MB कितने KB, वो डिजिटल हो गया। और हमने फिर प्ले कर दिया तो स्पीकर से फिर सिग्नल बाहर निकला, एनालॉग। समझ रहे हो पहले बात को? जैसे अभी नेटवर्क हवा में है, हमको दिख रहे हैं नहीं, वो एनालॉग है। और हमको जो दिख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, इसके मोबाइल पे, ये क्या है? डिजिटल है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे दिख रहे हैं डिजिटल है, और हवा में है वो क्या है? एनालॉग। तो ऐसे ही जब, हाँ हर बैच में एक सेल्फी तो होती। हाँ भाई जीप निकालो, ठीक। तो अभी हमने ये फोटो खींची, ये क्या है? डिजिटल। क्या है ये? डिजिटल है। हम इसको व्हाट्सएप से भेजेंगे किसी के पास तो उड़ती हुई जाएगी क्या? दिखाई देगी कि वहां गई? तो यानी अभी ये डिजिटल है, लेकिन जब हमारे फोन से हम सेंड करेंगे किस में कन्वर्ट होगी? एनालॉग में, और हमें दिखाई भी नहीं पड़ेगी। नहीं तो यहाँ तमाम कलाकार बैठे हैं, दूसरे का पासवर्ड खोल के देख लेते हैं मोबाइल का, तो फोटो भी देख ले भैया किसकी उड़ के जा रही है कि नहीं है। तो फिर जैसे तुम्हारे फोन पे पहुंचेगी, फिर आपने उसको डाउनलोड किया, फिर से क्या हो गई वो? डिजिटल। यानी कि फोन के अंदर एक प्रोसेस चलता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट का। समझ में आ रही बात? तो ये जो क्रिस्टल है ये क्या करता है? सिग्नल को जनरेट करता है। जनरेट का मतलब एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को
एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। इतनी बात समझ में आई? एनालॉग सिग्नल इस तरीके से रहता है, अल्टरनेट, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम ज्यादा होती है। जैसे हम बोल रहे हैं तो कई बार आवाज ज्यादा है, कई बार कम है, लेकिन डिजिटल में क्या है, फिक्स है, मतलब एक्यूरेसी ज्यादा है, ज्यादा क्लियर है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो एनालॉग में क्या है, ऐसे से चलता है, और डिजिटल इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल की बात हो रही है, तो एनालॉग में मैंने क्या बताया, जो क्लैरिटी होती है वो कम होती है, और डिजिटल में क्या होती है, ज़्यादा वैल्यू, हमें फिक्स वैल्यू मिलती है। जैसे यहाँ टीवी, पहले की टीवी देखी थी आप, वो एनालॉग टीवी हुआ करती थी, तो झिलमिल झिलमिल शक्तिमान वाले आते थे, कभी टेढ़े हो जाते थे, हैं नहीं हो जाते थे, तो वो, हाँ शक्तिमान रामायण वगैरह आप लोग देखते थे, तो वो ये वाली टीवी चलती थी। आज के डेट में कौन सी चलती है, डिजिटल टीवी, तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। वैसा तो है नहीं, किसी ने देखा ना वो शक्तिमान, देखा है, सभी ने देखे हो। तो पहले कैसे चलता था, कोई एंटीना पकड़ता था जाके छत पे, तब तक कहता हाँ आ गए नेटवर्क आ गए, है कि नहीं है, तो वही रहता था, तो वो एनालॉग टीवी होती थी। आज डेट में क्लैरिटी ज्यादा है। इसके बाद घड़ी की बात करें हम, ये एनालॉग घड़ी और डिजिटल घड़ी। तो अब इस वाली घड़ी के अंदर आप परफेक्ट टाइम नहीं बता सकते कि कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड हुए, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। लेकिन ये टिम टिम वाली घड़ी, इसमें आप बिल्कुल सेकंडों में आप बता सकते हैं कि इतने बज के इतने मिनट हुए हैं। क्लियर? इसके बाद मल्टीमीटर, मल्टीमीटर जो हम लोग लेके बैठे हैं, पहले ही चलता था, टीवी रेडियो वाले आज भी यूज करते हैं, सुई वाला। कभी बैटरी डाउन हो गई तो सुई आगे गई नहीं, पता ही नहीं चला कंपोनेंट खराब है कि सही है। बात समझ आ रही है? और आज हम लोग कौन सा यूज करते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर, ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके। समझ में आ गई बात? एनालॉग और डिजिटल में अंतर। मल्टीमीटर से कितने लोग इसको चेक कर लेते हैं सही है खराब है, एक लोग चेक कर पाते हैं। वो मल्टीमीटर से ये चेक नहीं होता है। ये आप जो चेक करते टी टी बुलाते हैं, ठीक, कस्टमर को बेवकूफ़ बेवकूफ़ बना सकते हो कि हाँ इसके अंदर ज़्यादा कुछ कमी है, लेकिन मल्टीमीटर से चेक नहीं होता। ये तुक्का अपना है, जो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए है कि गाना गा लिया, हम खुश हो गए, हमने टी टी बोल लिया, हम खुश हो गए बस। लेकिन सही बात ये है कि चेक ही नहीं होता इससे, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी है यार, कैसे चेक करोगे? हम बोल रहे चेक करो मल्टीमीटर से, तो फ्रिक्वेंसी को चेक नहीं कर सकते। उसके लिए हमको चाहिए होता है हमारी सीआरओ डिवाइस या हमारा डीएसओ, ये रख, इससे चेक होता है, ये वाला डीएसओ। ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, और ये आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में फ्रिक्वेंसी चेक करता है, ये आपके हृदय की, जो आपका दिल धड़कता है, ऑन ऑफ होता है, हाँ पल्स, और जब लाइन सीधी हो जाती तो गया काम से। हाँ तो यही चेक होता है, इसी से चेक होता है फ्रिक्वेंसी। और ये कब चेक होगा? आपको डेड फोन लेके रखे उसमें नहीं चेक होगा, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी को जनरेट ही नहीं कर रहा है, तो चेक कहाँ से हो जाएगा? समझ रहे हो बात को? तो इसको हम लोग चेक करेंगे इससे नेटवर्क सेक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, या हम स्पीकर सेक्शन, वहाँ पे सिग्नल की टेस्टिंग हम बताएंगे फॉल्ट फाइंडिंग के अंदर। अभी डेड वाले बोर्ड के अंदर आप इससे चेक नहीं कर सकते हैं, और जो करता है वो तुमको उल्लू बना रहा है ना, यूट्यूब पे तुमको दिखाए वीडियो कि हाँ ये मल्टीमीटर से ऐसे चेक किया हमने, ये सही है। सिंपल से कॉमन सेंस लगाइए कि फ्रीक्वेंसी को मल्टीमीटर के ऑप्शन नहीं चेक करने का। हालांकि इसके अंदर एक ऑप्शन दिया गया है डिजिटल का, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है डिजिटल का, यहाँ से लगता है डिजिटल सिग्नल चेक हो जाएगा, बट ये मल्टीमीटर चेक नहीं होता। इससे खाली इस मल्टीमीटर की फ्रिक्वेंसी पता चलती है कि ये कितनी फ्रिक्वेंसी आउट करता है, बस। ये चेक नहीं कर पाता है मल्टीमीटर फ्रिक्वेंसी को। 130 रुपए है, क्या प्राण लोगे उसके यार, हैं? क्या चेक करोगे इससे? तो डीएसओ से हमें चेक करना है। फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज में नापते हैं, किसमें? हर्ट्ज। शॉर्टकट ही है भैया, निकाल के दोबारा रिसोल्ट कर लो, ठीक है, दूसरे बोर्ड से निकाल के लगा लो, यही लोग करते ही हैं। और इधर तो लोग बोल रहे हैं कि हम फैराड मीटर लेंगे, हम हेनरी मीटर लेंगे, फ्रिक्वेंसी मीटर लो, तो 2-3 लाख तो खाली यही चले जाएंगे आपके टेस्टिंग में। तो ले सकते हैं, शादीशुदा ना ले, कुंवारे ले सकते हैं। हाँ काहे भैया, शादी वाले तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा लग जाएगा। कुंवारे वाले हैं दुकान पर रखेंगे, लगेंगे साइंटिस्ट, शायद दहेज में 1-2 लाख रुपए बढ़ जाए एक 20,000 की मशीन रखने से। हाँ स्टार्टिंग में काम करिए, अगर आपको जो है लगता है कि हमारा काम अब बढ़ रहा है, हमें इसकी नीड है, तो ले लीजिएगा 20,000 रुपये का अर्निंग हो। तो अब कहोगे स्टार्टिंग में ही हमारे पास होना चाहिए डीएसओ, तो फिर होगी रिपेयरिंग, है कि नहीं है?
ज़रूरी के लिए तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। अब हम इस LCD का यूज़ कर रहे हैं, तो हमको पढ़ाने का काम है। अब तुम कहोगे नहीं हम सर जी वाला डिजिटल बोर्ड लेंगे 2 लाख रुपए का पहले, ठीक है, फिर हम इस पे देखेंगे माइक्रोस्कोप लगा के। तो लो, कुछ ने मना किया है। तो हमारा काम है, तुम्हारा किस लेवल पे काम है, तो वो अपना बजट देख के आपको काम करना है। अब यहाँ पे कई सारे लोग पैसे उधार मांग के आए हैं, है कि नहीं है, कि भैया हम देंगे आगे जब कमाने लगेंगे आके। अब उससे कहोगे भैया 20,000 और चाहिए, एक मशीन और लेनी है, गूगल तो कहेगा ऐसा करो पहले वाले पैसे लाओ, पहले बाद में बात करना है। समझ रहे हो बात को? तो इसकी नीड अबे नहीं है, हम तरीका आपको बता देंगे कैसे आपको काम करना है। क्रिस्टल खराब है, आप एक बार निकालो, रीसोल्ड कर दो, कई लोग करते भी इसमें ऐसे और काम बन जाता है, ठीक है। नहीं है तो सेम बोर्ड से निकाल के लगा दो, या सेम नंबर का निकाल के जो है लोग लगा देते। इसका सर्किट सिंबल ऐसा होता है, एक तरफ से एनालॉग सिग्नल जाएगा तो दूसरी तरफ से क्या निकलेगा, डिजिटल, और इधर से का डिजिटल आएगा तो इधर से एनालॉग निकलेगा। ये काम करता है, ये इसकी वर्किंग है क्रिस्टल की, ठीक है। ऑनलाइन कोई क्वेश्चन पूछा था कैसे काम करता है, सचिन बाबू क्या बात है, सीमा हैदर आ गई सपने में क्या है? तुम आराम से सो रहे हो यार, हम आगे बैठ के सपने देख रहे हो तुम यार। अब इसका मतलब क्या है कि इंट्रीगेटेड का मतलब है अंदर ही अंदर बनी हुई सर्किट को क्या कहते हैं, इंट्रीगेटेड कहते हैं, अंदर ही अंदर बनी। नहीं समझ में आया? जैसे यहाँ पर हम लोग फैन देख रहे हैं, तो फैन का वायर क्या है, इंट्रीगेटेड है कि बाहर से दिख रहा है, इंट्रीगेटेड। अच्छा आईसी के अंदर होता क्या है कोई बताएगा? आईसी सभी जानते हैं, आईसी के अंदर क्या होता है। देखिए आईसी जो हम लोग देख रहे हैं, जो जितने भी अभी तक हमने कंपोनेंट पढ़े हैं, रजिस्टर, डायोड, कॉइल नहीं, कॉइल एक ऐसा कंपोनेंट है जो आईसी के अंदर नहीं लगाया जाता। बाद बाकी ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, कितने भी कंपोनेंट पढ़ाए गए हैं, यही कंपोनेंट कहाँ पे, आईसी के अंदर छोटे छोटे रूप में क्या किए जाते हैं, इनबिल्ड किए जाते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आज तो आईसी के अंदर क्या है, कंपोनेंट ही है, अरे बहुत छोटे होते हैं, अभी समझाएंगे वो। और जो पिनें आप देखते हैं ना वो बाहर, वो सिर्फ इनपुट और आउटपुट वाली पिनें होती है कि कहाँ से पिन का इनपुट होगा और कहाँ से आउट होगा, बस। और सब क्या होता है, सब ये बिसी है कंपोनेंट। अब इसके ऊपर डाल देते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन का एक मिश्रण, जिसे कहते हैं अर्धचालक। और ये कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं। बस खाली जो लेग होते हैं या फिर बॉल होते हैं वही हमें दिखाई पड़ते हैं। और जिसे देखिए ना आईसी, इसी को कहते हैं अर्धचालक। आईसी देखिए ब्लैक कलर की है ये, इसी के अंदर क्या है, कंपोनेंट कवर्ड है, ठीक है। समोसा खाते हो तो आलू कैसा रहता है, अंदर रहता है ना, कवर्ड रहता है। ऐसी कंडीशन यहाँ पर कंपोनेंट की है। तो कंपोनेंट की क्या, इनपुट और आउटपुट वाली जो पिनें हैं उस खाली वो पिन के रूप में या फिर लेग के रूप में बाहर निकली होती हैं, और बाद बाकी जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सब आईसी के अंदर इनबिल्ट किए जाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो आईसी यहाँ पे हमारी दो तरीके से देखने को मिलती है, एक होती है लेग आईसी और दूसरी होती है बॉल आईसी, या फिर इसको हम लोग बीजीए भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीए। लेग में मतलब उस आईसी की पिनें निकली जाती हैं बाहर की तरफ, ठीक है, समझ में आई? और आईसी के अंदर कॉइल नहीं यूज होती है, नहीं होती है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और इससे आईसी का को शार्ट होने का चांस क्या हो जाता है, ज़्यादा। इसलिए सारे कंपोनेंट यूज किए जाते हैं आईसी के अंदर, बस सिर्फ और सिर्फ कॉइल नहीं यूज़ की जाती है। समझ में आई? तो दो तरह की आईसी आपको देखने को मिलेगी, लेग वाली आईसी और बॉल वाली आईसी। तो कुछ लोग रिवॉल्विंग करने लगे हैं क्या? कराइए भाई, आज से शुरू करिए रिवॉल्विंग, लिखिए इसको। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि आईसी तो बहुत सारी होती है, सर ने दो ही तरह की बताई है, लेग आईसी, बॉल आईसी। हम तो देखते सुनते हैं चार्जिंग आईसी होती है, पावर आईसी होती है, बहुत सारी आईसियाँ होती हैं। गलत तो नहीं पढ़ा रहे सर जी? हैं देखिए आईसी के बारे में हमें उतना ही जानना है। जैसे हम लोग किताब की भाषा यूज़ करें तो वहाँ पे लीनियर आईसी, नॉन लीनियर आईसी, एनालॉग आईसी, डिजिटल आईसी, लिथिक आईसी, नॉन लिथिक, इतना झाम तो हमें एग्ज़ाम तो देना नहीं, देना एग्ज़ाम क्या, तो अपने मतलब का जितना है उतना हमको जानना है। ओके, पहले हम लोग ये देखते हैं आईसी। जैसे ये वाली आईसी है, ये बॉल आईसी इनको बोलते हैं, बीजीए आईसी। अब जैसे देखो यहाँ पर एक आईसी लगी है इस जगह, तो इसमें क्या है,
लेग बाहर निकले, पिन क्या है, हाँ तो ये लेग वाली आईसी हो गई और ये वीजी आईसी हो गई जिसके अंदर बॉल बनाए जाते हैं, हम लोग रिवॉल्विंग करते हैं। समझ में आई बात की नहीं आई? हाँ, जैसे यहाँ पर ये लेग निकले हुए हैं, ये इसके लेग हैं, समझ रहे हैं? पहले ये बाहर की तरफ जैसे ही निकलेगी तो लेग आईसी इसको बोलते हैं, और ये वाली जो आईसी इसके पिन होते हैं ये क्या है, बॉल आईसी है। क्लियर है यहाँ तक? तो जो इनके बॉल होते हैं ये इनपुट और आउटपुट वाले होते हैं कि कहीं से पावर जाएगा और कहीं से यहाँ पावर है, डेटा है, सिग्नल आउट होगा। ऐसे यहाँ पर ये लेग वाली आईसी है, ठीक, इनपुट आउटपुट के या इनेबल सिग्नल वगैरह। तो ये मतलब कहने का जो ज़रूरत के हिसाब से है वही पिन क्या किए जाते हैं, बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। और बाद बाकी पूरा कंपोनेंट कहाँ पे है, अंतर है, और वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। ओके, हाँ, तो आईसी के पहले हम लोग समझते हैं जनरेशन क्या है, क्योंकि तभी समझ में आएगा हमें कि क्या चल रहा है। क्योंकि पहले के फ़ोन अगर आप देखेंगे मदरबोर्ड, उसमें बहुत सारी आईसियाँ लगी होती हैं, देखा है किसी ने? और आज के फ़ोन के अंदर आईसियाँ कम, जैसे कीपैड फ़ोन ले लो, पहले हम लोग नोकिया यूज़ करते थे, इतने नए भी नहीं है, देखा तो हो गया होगा नोकिया। तो उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट होता था और सिंगल सिम यूज़ होती थी और उसके अंदर बहुत सारी आईसियाँ लगी रहती थी। लेकिन आज के फ़ोन के अंदर देखिए, सैमसंग का ही कोई मॉडल ले लीजिए, कलर्ड भी है, 2 सिम भी पड़ जाती है, एफएम भी बजता है, मेमोरी कार्ड भी लग जाती है, और जब खोल के देखते हैं तो आईसी, एक ही आईसी में सब कुछ दिया गया है कि नहीं? देखा ही खोल के? तो आज पहले के फ़ोन के अंदर कीपैड, लाइट, सब सेक्शन की अलग अलग आईसियाँ होती थी। तो आज की डेट में क्या है, हम मान लीजिए जैसे कुछ जियो के फ़ोन है तो उसके अंदर चार्जिंग आईसी है ही नहीं, तो चार्जिंग कैसे बनाए? चार्जिंग आईसी है ही नहीं उसके अंदर, तो चार्जिंग कैसे बनाए? पहले के फ़ोन के अंदर चार्जिंग आईसी हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं है नहीं, तो वो किसी न किसी एक दूसरे आईसी के अंदर क्या है, इनबिल्ड है। ऐसा नहीं कि आईसी नहीं है, तो वो इसमें क्या है, जियो की जो मॉडल है उसमें चार्जिंग आईसी पावर आईसी के साथ में इनबिल्ड है। तो पहले हमें इसकी टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी कि कैसे ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है, क्योंकि आगे आप जब रिपेयरिंग करेंगे तो पता चलेगा कोई ऐसी मदरबोर्ड में है ही नहीं, और आपको क्या है, तो सर ने बताया ही नहीं हमें, हम इसको कैसे बनाएं? अब है कि नहीं है? सर ने बताया कि चार्जिंग आईसी ये वाली होती है वहाँ पे, या लाइट आईसी ये होती है, और इस बोर्ड में तो है ही नहीं लाइट, बनाए कैसे? तो पहले हमें आईसी की टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है। एक आईसी से दूसरे आईसी में मर्ज होती चली जाती है। जैसे बैंक अभी तुम देख रहे हो, बैंक में क्या हुआ, मर्ज हो गए। अभी आपका वोडाफोन और आइडिया अलग अलग कंपनी थे, अब क्या हो गया, एक ही में मर्ज हो गए जाके। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसी आईसियाँ जो हैं वो एक दूसरे में इनबिल्ड हो रही। तो पहले हम लोग समझते हैं इसकी जनरेशन। जनरेशन क्या होती है, कोई बताएगा? नाम तो सुना ही होगा बड़े बुजुर्गों से। क्या है, हम क्या हो रहे हैं, अपग्रेड। पहले के जैसे मान लीजिए कोई चीज़ के लिए ले लीजिए, फ़ोन ले लीजिए, तो पहले हम लोग कैसे बात करते थे, पीसीओ से बात करते थे। फिर हमारे पास CDMA फ़ोन आए, फिर हमारा GSM आया 2G, फिर 3G, 4G, 5G। देख रहे क्वालिटी, पहले हम नॉर्मली कॉल करते थे, अब सामने होके बतियाते हैं, है कि नहीं? बताइए पहले। तो यही है टेक्नोलॉजी अपग्रेड। पहले जो पिताजी तुम्हारे थे, उनके पिताजी क्या पहनते थे, पापा पैंट शर्ट, ठीक है, और तुम फटे वाले है नहीं? बताइए। और उससे पहले लोग जो कपड़े नहीं थे तो पत्ते लगा के रहते थे। तो चीज़ें क्या थी, पहले घर कच्चे थे, फिर 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, ऐसे क्या चीज़ें, हर चीज़ अपग्रेड हो रही। तो यहाँ पर ये आईसी भी हमारे देखते देखते क्या हुई, ये टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हुई। तो इस टेक्नोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा। तो जनरेशन समझ में आ गई? जनरेशन क्या कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अपग्रेड। जैसे हम लोग बोलते हैं 2G, तो 2G सिम का मतलब होता है सेकेंड जनरेशन, 3G का मतलब थर्ड जनरेशन, 4G का मतलब फोर्थ जनरेशन, 5G फिफ्थ, और जापान तो यूज़ कर रहा है 7G। अभी हम लोग 5G पे अटके हुए हैं। तो ऐसे ही आईसी की जनरेशन है। तो पहली जो जनरेशन है उसको बोलते हैं SSI जनरेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। जब पहली बार आईसी बनाएगी तो चलिए मान लो ये साइज की आईसी ले लेते हैं। एक आईसी का साइज क्या होता है, कोई बताएगा? वोल्ट मान लो 3.7 वोल्टेज। ये आईसी जो है आपके, इसमें CPU जो लगा है या ये लगी पावर, क्या साइज होगा इसका, बताओ भाई? वेट कितना होगा?
हैं 1.5 क्या 1 सेंटीमीटर मांग, ठीक है, मानने के लिए है। वेट कितना होगा, वजन लगभग 2-3 मिलीग्राम, इतना छोटा लेते। तो पहली बार चलिए हम आईसी को समझते, मैटर नहीं करता कितना वोल्ट कितना वेट है, बस समझना है हमें आईसी को, आईसी की जनरेशन। यहाँ पे हम लेग वाली आईसी बना रहे हैं। तो पहली बार जब आईसी बनाएगी तो 1 से लेके 30 कंपोनेंट आईसी के अंदर डालेंगे। कितने? 30 कंपोनेंट एक आईसी के अंदर इनबिल्ड किए गए जब पहली बार आईसी बनाई। समझ में आ गया? इतनी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। इस आईसी पहली टेक्नोलॉजी थी हमारी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद क्या हुआ, और ये जो आईसी बनाएगी ये किस पे बताएंगी? टीटीएल टेक्नोलॉजी पे। टीटीएल, टीटीएल का मतलब है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर लॉजिक, लॉजिक टीटीएल, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट यानी टीटीएल सर्किट। साइज वन हमने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा 1 सेंटीमीटर। वोल्टेज जो है आईसी को जो चाहिए होता है वो 3.7 और उसका वजन हमने 2 मिलीग्राम लिख दिया है। सिर्फ ये आंकड़ा ऐसे ही, नाप तौल नहीं है, सिर्फ समझना है आईसी के अंदर है क्या। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट टीटीएल है, मतलब इस आईसी के अंदर जो कंपोनेंट्स लगाए गए वो ट्रांजिस्टर के फॉर्म में लगाए गए। चलो ये देखिए, फिर हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, फिर दूसरी जनरेशन आई, सेकेंड जनरेशन MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो इस बार जो आईसी बनाई गई साइज उसका वही रहा, साइज भी वही, वजन भी वही और वोल्टेज भी वही, साइज वोल्टेज और वेट सेम रहा। और इसके अंदर 30 से लेके 300 कंपोनेंट लगाएंगे। कितने? यानी कि इसके अंदर 3 से लेके 300। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। क्या हुआ, कुछ समझ पाए? क्या हुआ? वजन भी वही रहा, वोल्टेज भी वही है, साइज भी वही है। क्या हुआ? हाँ, कंपोनेंट को यहाँ क्या कर दिया? छोटा कर दिया, क्योंकि उसका वजन भी नहीं बढ़ा, वोल्टेज भी नहीं बढ़ा, साइज भी नहीं बढ़ा, वही जितना पहले चाहिए। लेकिन अब पहले 30 कंपोनेंट चलते थे, अब कितने चल रहे हैं? 300। समझिए पहले बात। ये MSI जनरेशन में देखने को मिला। फिर टेक्नोलॉजी और अपग्रेड हुई, फिर आई थर्ड जनरेशन LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसका भी साइज वजन और वोल्टेज सेम रहा, और इसके अंदर 300 से लेके 3000 कंपोनेंट लगाए गए। कितने लगाए गए? 3000। समझिए पहले क्या हुआ, क्या हुआ इसमें भी वही क्या हुआ, कंपोनेंट को और छोटा कर दिया गया। जिसके अंदर पहले 300 लगते थे, अब उसके अंदर 3000, यानी कंपोनेंट को और भी माइक्रो कर दिया गया। वजन वेट सब एक ही है। ऐसा हो नहीं सकता ना? हो सकता है, बताएंगे। ठीक है, फोर्थ जनरेशन आई VLSI जनरेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका भी साइज वजन वोल्टेज सेम, और इसके अंदर 10,000 कंपोनेंट लगाए गए। कितने लगाए गए? 10,000 कंपोनेंट। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसके अंदर पहले 30 आते थे, आज उसके अंदर कितने? 10,000। अब जो प्रेजेंट टाइम जो टेक्नोलॉजी चल रही है, ये चल रही है ULSI जनरेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इस आईसी में साइज भी वही है, वजन भी वही है, और इसमें 10,000 के ऊपर, किसी को 20,000 लगाने हैं, किसी को 30,000 लगाने हैं, किसी को 1 लाख लगाने हैं। तो जितना भी टेक्नोलॉजी चल रही है वो किस में चल रही है? प्रेजेंट टाइम में ULSI, या इसको लोग बोलते हैं VLSI, वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और एक चीज़ बता दें, एप्पल का जो CPU है A12, कितना? A12, इसके अंदर 16 बिलियन ट्रांजिस्टर लगे हैं। 16 बिलियन ट्रांजिस्टर जोड़ लीजिए, अपना कैलकुलेशन करिएगा, मिलियन बिलियन क्या होता है। 16 बिलियन, गूगल कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, देख लीजिएगा। 16 बिलियन यानी एक आईसी के अंदर लगाए गए। साइज वही है, वोल्टेज तो वही है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा होता है।
हमें भी नहीं समझ में आ रहा, पहले जिसके अंदर 30 लगते तो उसके अंदर अब 16 बिलियन पहुंच रहे। हाँ, गिनते गिनते मोहल्ले वालों को लगाना पड़ेगा, तो समझ लो। तो हाथ से नहीं लगते हैं, किससे लगते हैं? इसमें क्या हुआ कि जिसको मान लो 1 लाख की आवश्यकता है, किसी को 2 लाख की आवश्यकता है, सीपीयू बनाना है, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है 10,000 लगे उसमें? लाख खाने से कम थोड़ा लगे होंगे सीपीयू के अंदर तुम्हारे। तो अब समझो एप्पल के सीपीयू के अंदर जब 16 बिलियन लगे तो यार तिहाई चौथाई तो कम से कम इसमें भी लगे होंगे, ये भी तो पूरा काम करता है, नहीं करता है। अब इससे हम लोग करते क्या है, 2 तरह की टेस्टिंग करते हैं, कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग। 2 तरह की टेस्टिंग करते हैं इससे। नाम भी आपने सुना होगा, कोल्ड हॉट। अब ये होता क्या है, कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग, लाइट के बंद कर देते हो, दिक्कत मिलती है, ऑन कर दो पीछे की लाइट यार, अभी टेस्टिंग करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, ठीक। तो ये मल्टीमीटर है। अब समझिए यहाँ पर ये जो तार देख रहे हैं, एक रेड कलर का तार है और एक ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो ये तार को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोब। क्या बोलते हैं, प्रोब। तो आगे से हम लोग इस चीज को यूज करें, बोलेंगे कि ये रेड प्रोब है और ये ब्लैक प्रोब है। लाल तार काला तार ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब। आप लोगों के पास में मल्टीमीटर है, तो अब यहाँ पर ये 2 प्रोब हैं, 2 तार दिए गए हैं और यहाँ पे होल दिए गए हैं 3, 1 2 और 3। तो इसमें से कौन किसमें लगाएं, सबसे बड़ी कंफ्यूजन। या कोई इसके अलावा कोई मल्टीमीटर आप यूज करते हैं, तो सुबह में एक मल्टीमीटर रखा है, अंदर लेके आओ दूसरे मॉडल का है। तो ये क्योंकि अगर हम मल्टीमीटर को ही सेट नहीं कर पाएंगे तो टेस्टिंग कैसे करेंगे, जब टेस्टिंग नहीं प्रॉपर होगी तो हम सही क्या करेंगे। तो टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो समझिए, कोई भी मल्टीमीटर हो, मतलब कहने का मतलब ये वाला मल्टीमीटर नहीं, कोई भी मल्टीमीटर आप यूज़ करें। हालांकि ये थोड़ा सस्ता मिल जाता है, 120 से 130 रुपये के आसपास, ऐसे ही 150 तक मैक्सिमम, और ये हर जगह अवेलेबल है। और ये वाले मीटर हर जगह नहीं है, लेना पड़ता, महंगे मीटर आते हैं। अभी आप ट्रेनिंग के टाइम पे, मतलब कि ट्रेनिंग पर्पज से आप काम कर रहे हैं, तो आप इस वाले मीटर का यूज़ कर रहे हैं। अब जब आप, ठीक है, अरे ख़राब तो सब होते हैं, जब आप काम करने लगेंगे तो आप अच्छा मीटर आप यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं है। कोई बाइक लेके आता है, नई बाइक या कार लेके आता है, डायरेक्ट हाईवे पे जाता है सीखने गया, कोई सीखता है डायरेक्ट हाईवे पे, नहीं सीखता है। क्यों, एक्सीडेंट हो सकता है, सीधी सी बात है। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है। हाँ, हालांकि ये जो मीटर है ये एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, मतलब क्लैरिटी ज़्यादा दे देते हैं। जैसे ब्लैक एंड वाइट कैमरा और रंगीन कैमरा, अंतर है, तो इनके अंदर थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा होती है, बट रिपेयरिंग लाइन में हमारा काम इससे चल जाता है। अब ये लोग जो बोलते हैं कि ये मीटर बेकार का है, तो वो मीटर बेकार का नहीं है, सबसे ज़्यादा यूज भी यही मीटर होता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाले मीटर है और सही मीटर है रिपेयरिंग लाइन में। अब शॉप पे रखो, बात एक अलग है। तो पहले हम लोग इससे सीखेंगे। अब बात आती है कि ये प्रॉब तो हमारे पास 2 हैं और इसके अंदर 4 होल हैं और इसके अंदर 3 हैं, तो हम ये रेड प्रॉब और ब्लैक प्रॉब कौन से वाले होल पे लगाएं। कंफ्यूजन है ना, कोई भी मीटर, कुछ लोगों को पता भी है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो ब्लैक प्रॉब है ये हमेशा कॉम में लगती है। कॉम का मतलब माइनस, कॉमन, हमेशा कॉम, कोई भी मल्टीमीटर हो। तो ये जो है रेड वाली जो प्रॉब है, आप अपने मल्टीमीटर पे कॉम लिखा है, देखिए यहाँ पे कॉमन, इस पे लगा दीजिए ब्लैक वाली प्रॉब। तो ये वाली प्रॉब कहाँ पे लगेगी, ये वाली घूम के इस पे लगेगी, कॉम पे लगाइए। लग गई, पहले लगा लिए, हाँ ठीक है, बढ़िया है। अब बची जो है रेड प्रॉब, ये हाँ ब्लैक वाली यहाँ पर लगेगी, कोई भी मल्टीमीटर हो, ठीक है। मतलब अभी आप इस मीटर को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से आने के बाद दूसरा मल्टीमीटर यूज़ करेंगे, फिर आपको समस्या आएगी हम कौन वाले में सेट करें। तो यहाँ तो क्लियर है ना, जब शुरू से ही चलना है, जब शुरू से ही सीखना है, तो फिर कॉम पे लगा लीजिए। अब बात आती है, ये 2 होल है और इसके अंदर और भी है, ठीक है। तो जो रेड प्रोब है वो हम कहाँ पे लगाते हैं, वो हम लगाते हैं वोल्टेज को चेक करते हैं मोबाइल को, मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में हमको क्या चेक करना है, वोल्टेज चेक करना है, ओम यानी रेजिस्टेंस चेक करना है, ठीक है। तो वोल्टेज और ओम जहाँ पर मिल जाए आपको, वी और ओम का सिंबल, जैसे यहाँ पर
वोल्टेज है और ओम का सिंबल है, देख रहा है इधर, ये पीछे शायद ना दिख पाए आप, वोल्टेज और ओम, और यहाँ पर भी दिया गया है वोल्टेज और ओम और मिली एम्पियर, देख रहे हैं आप। ये रेड वाली प्रोब आपको हमेशा इस पे लगानी है। आपका मल्टीमीटर मोबाइल रिपेयरिंग के लिए तैयार हो गया। अब आपको टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लगा लेते हैं, वोल्टेज और ओम पे। समझ में आई बात? ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे मिली एम्पियर भी आप इसी पे चेक कर सकते हैं। तो मोबाइल के लिए तो ये वाला मीटर पर्याप्त है। ये वाली प्रॉब्लम कहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर वोल्टेज ओम और मिली एम्पियर दोनों चेक कर। इसमें क्या है कि मिली एम्पियर अलग है और एम्पियर अलग है इस वाले में। तो मिली एम्पियर हमको टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, वो आपका अलग से कुछ भी है, अपना खोज करो, चेक करो, कुछ अपने तरीके से रिपेयरिंग करो, तो वो एक अलग बात होगी। तो ये कोई भी मीटर हो हमेशा इस तरीके से सेट होता है। अब अगर मान लीजिए आप रिपेयरिंग नहीं करते मोबाइल की, या करते हैं, या कुछ हम अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं किसी और फील्ड में, हो सकता है एंड्रॉयड टीवी है, एसी है, या कुछ भी है, तो वहाँ पर हमें एम्पियर भी चेक करना, क्योंकि एसी जो होती है ये एम्पियर बेस पे चेक करना पड़ता है, उसमें कितने एम्पियर आ रहा है, कितने एम्पियर नहीं आ रहा है। तो एम्पियर चेक करने के लिए अब हमारे पास दूसरा मल्टीमीटर लेने की जरूरत नहीं है। ये जो रेड प्रोब है ये आपको सेट करनी है कहाँ पे, 10 एम्पियर पे, यानी कि इसको निकाल के 10 एम्पियर। बात समझ में आई? इसका क्या यूज है? और मिली एम्पियर चेक करना है तो यहाँ पे चेक करेंगे, तो एम्पियर चेक करना है तो इसको यहाँ पे सेट करेंगे। अब हम तार के अंदर एम्पियर चेक कर सकते हैं इससे, ऐसे इसके अंदर। ठीक है। तो मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में हमको वहाँ पे चेक करने की जरूरत है। हाँ, हालांकि अगर आप चेक करना चाहोगे, इसे 5 एम्पियर का चार्जर है, तो आपको ये रेड प्रोब निकाल के यहाँ पे नहीं चेक होगा, वो मिली एम्पियर चेक होता है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और 10 एम्पियर ये जो देख रहे हैं इस पे आपको ये जो स्विच है, इसको हम लोग बोलते हैं रोटरी स्विच। क्या बोलते हैं? हाँ, रोटरी स्विच। इतनी बात समझ में आई? अगर कभी एम्पियर चेक करना है तो ये रेड प्रोब को निकाल के ऊपर वाले में सेट करनी है। ठीक, ब्लैक वाला हमेशा कॉम पे ही रहेगा। और मोबाइल रिपेयरिंग की अगर बात करें तो हमारी रिपेयरिंग में यहाँ से काम चल जाता है। अगर आपको एम्पियर चेक करना है तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, और अगर आपको मिली एम्पियर चेक करना है तो फिर ये वाला है। हालांकि हमें मोबाइल रिपेयरिंग में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतनी बात समझ में आई? तो कोई भी मल्टीमीटर अगर आपके पास आ जाए तो आप उसको इस तरीके से सेट करेंगे। कोई डाउट्स किसी को? हाँ, अरे चार्जर चेक करने के लिए वोल्टेज है, वोल्टेज तो आपको इसी पे चेक होगा ना, ये वाला वोल्टेज, ये वोल्टेज जो है आपको यहाँ से जो चेक हो जाएगा, उसको ऊपर आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। अभी बता रहे चार्जर कैसे चेक करेंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लो कि पहले हमें ये लाइनें कहाँ पर जो है लगानी है, तार कहाँ पे लगाने हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? मोबाइल रिपेयरिंग के लिए हमें एम्पियर की जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप एम्पियर चेक करना चाहते हैं चार्जर के तो फिर आप यहाँ पे सेट करेंगे और इस पे प्रोब को यहाँ पे लगाएंगे, रोटरी स्विच को घुमा के। इसको क्या बोलते हैं? रोटरी स्विच, घूमने वाला स्विच। क्या? रोटरी स्विच, घूमने वाला स्विच। इतनी बात क्लियर हो रही? ठीक है। अब हमें अक्सर जरूरत पड़ती है मोबाइल रिपेयरिंग में वोल्टेज चेक करने के लिए, रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। तो इसको हम लोग कहते हैं एकदम वोल्टेज जो चेक करते हैं, वोल्टेज 20 वोल्ट पे, डीसी वोल्टेज, ठीक है, या इधर एसी वोल्टेज। तो जो वोल्टेज की जो टेस्टिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। चाहे हम यहाँ पर क्या नाम करके बैटरी चेक करें, क्या चेक करें? बैटरी का वोल्टेज, चार्जर चेक करें, चार्जर का वोल्टेज, या पीसीबी में अलग अलग सेक्शन में कितना वोल्टेज आता है, कितना वोल्टेज कहाँ पे चेक करना है, जो भी हम वोल्टेज पे सेट करके चेक करेंगे। यानी कि कहाँ पर 20 वोल्ट डीसी, 20 वोल्ट पे, और या एसी वोल्ट जो हमारे घरों में आता है, ये हमारी कहलाती है हॉट टेस्टिंग। इतनी बात समझ में आएगी? ओके। इसके बाद हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे, ओम चेक करेंगे। ये हमारा किस में आएगा? कोल्ड टेस्टिंग में। वोल्टेज ओम चेक करेंगे, सॉरी, क्या चेक करेंगे? ओम। रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जो भी टेस्टिंग आएगी, कंपोनेंट की टेस्टिंग क्या किस में आएगी? कंपोनेंट टेस्ट करेंगे, सही है खराब है, कंपोनेंट जितने भी हैं अगर हम चेक करेंगे, ये सब किस में आएगा?
कोल्ड टेस्टिंग। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये नाम है कोल्ड टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, और आप अपने हिसाब से भी इसके नाम रख सकते हो, कोई भी टेस्टिंग, लेकिन मार्केट में लोग इस तरीके से बोलते हैं कि हॉट टेस्टिंग कर लो, कोल्ड टेस्टिंग कर लो। कंपोनेंट की जितनी भी टेस्टिंग है, ठीक है, वो कोल्ड टेस्टिंग पे आती है, ठीक है। क्या अब ये वाला मीटर हमारा यहाँ पर रहेगा, अलग अलग जगह पर जो 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 चीज़ें हम चेक करेंगे वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे इसको मिटा दे, लिख लिया था ये, छोड़ दीजिए, पहले समझ लीजिए, लिखना जरूरी कुछ नहीं। तो ये जो घूमने वाला है इसको बोलते हैं रोटरी स्विच। प्रॉप को सेट करना समझ में आ गया? हाँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। ये जो यहाँ पे वी बना है, ये वी और ऐसे, ये डीसी वोल्टेज चेक होता है, ठीक है। और इधर वी बना है कैसे, ऐसे, यहाँ पर एसी वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है। यानी कि डीसी यानी कि बैटरा हो गया, ये मोबाइल के अंदर की बैटरी हो गई, चार्जर हो गए, अगर हम चेक करेंगे तो हाँ डीसी पे, और अगर हम लाइट, जैसे बोर्ड में लाइट आ रही है या नहीं आ रही है तो एसी हो गया। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ, तो ये इतना जो सेक्शन है यहाँ से, ये एक सेकंड सुन रहे भाई, एक सेकंड रुक जाओ, आपका आंसर ये हो गया एसी का और ये हो गया डीसी का। इसके बाद यहाँ से लेके जो हिस्सा ये दिया गया, यहाँ से ये चेक होता है आपका रेजिस्टेंस, रजिस्टर या रेजिस्टेंस कह सकते हैं, रेजिस्टेंस यानी ओम चेक करोगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको बोलते हैं बजर मोड। क्या है? बजर मोड या बीप मोड या कंटिन्यूटी मोड बोलते हैं ये। और यहाँ से चेक करते हैं मिली और माइक्रो एम्पियर, और ये वाला जो हिस्सा है इससे चेक करते हैं एम्पियर। और HFE जो दिया गया है इससे चेक करते हैं ट्रांजिस्टर। यहाँ पे एनपीएन और पीएनपी दिए गए हैं। अब ये जो बचा है डिजिटल का सिग्नल दिया गया है, इससे चेक करते हैं मल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी। ये कोई काम का नहीं है, ठीक है, इससे ही बस खाली मल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हो, या सोचो कि हम डिजिटल सिग्नल चेक कर लें, नहीं चेक कर सकते। बनाइए, पहले लिखिए इसके बारे में। तो अब यहाँ से समझते हैं हम लोग इसकी, क्योंकि इसका जो नेगेटिव पॉइंट होता है इसको हम कर सकते हैं ग्राउंड। क्या कर सकते हैं? तो इसको हमें ट्रेसिंग करने की आवश्यकता नहीं। इतनी बात समझ में आई? एनालॉग अगर माइक का कोई भी सर्किट कीपैड वगैरह फोन आता है इसके अंदर, जियो के अंदर भी लगे, तो माइनस वाली हमें लाइन को ट्रेस करने की जरूरत नहीं। हम क्या कर देंगे, उसको ग्राउंड कर देंगे। हमें प्लस की सर्किट ट्रेस करनी है कि कहाँ कहाँ पे जाती है, ठीक। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम जो टेस्टिंग करेंगे तो सबसे पहली जो हमारी टेस्टिंग होगी वो होगी GR वैल्यू चेक। GR वैल्यू का मतलब रेड प्रॉब लगाएंगे कहाँ पे, ग्राउंड पे, और ब्लैक प्रॉब से यहां पर हम टच करेंगे, कहां पे, प्लस वाले टिप्स पे। माइक तो हमने चेंज करके लगा ही दिया, ठीक है, तो इसको तो हटा ही देते हैं, माइक तुम चेक ही कर लेंगे। बात है कि माइक हम चेंज कर रहे हैं फिर भी काम नहीं कर रहा है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, GR का मतलब होता है ग्राउंड रीडिंग। क्या? ग्राउंड रीडिंग। तो रेड प्रॉब लगाएंगे ग्राउंड पे और ब्लैक लगाएंगे टिप्स पे। तो GR वैल्यू लगभग यहाँ पे आपको मिलेगी 400 से लेके 800 के बीच में। अगर ये GR वैल्यू आती है तो यानी IC तक जो है लाइन ओके है। क्या है? लाइन ओके, यानी कि आपको यहाँ पर कंपोनेंट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। या तो प्रॉब्लम माइक से है या फिर प्रॉब्लम कहाँ से है, IC से। इसकी जो लाइन है वो ओके। इतनी बात समझ में आई? हाँ, नहीं समझ में आया? जो रेड प्रॉब है उसको लगा दिया ग्राउंड पे, ये आपका मल्टीमीटर। इसको हमने बजर मोड पे सेट किया, प्लस और माइनस। तो प्लस वाले को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड पर टच कर दिया। पूरे मदरबोर्ड में बहुत जगह पे क्या होता है, ग्राउंड होता है, ग्राउंड पर टच कर।
माइनस वाले को हमने इस पे लगाया, इस पे टच किया तो हमको ये वैल्यू मिलेगी कहां पर, 400 से के बीच में 800 यहां पर लिखी हुई आपको दिखाई देगी। तो इसको बोलते हैं जीआर वैल्यू। नहीं समझ में आया अभी भी? टिप्स पे जो यहां पर माइक लगा होता है, टिप्स पे, हाँ माइक अलग हो गया, माइक जिस जगह सोल्ड होता है वो टिप्स जो होता है। अभी हम ट्रेसिंग कराएंगे, आपके पास जो फाइबर वाला बोर्ड दिया उस पर ट्रैक करवाएंगे। तो जीआर वैल्यू का समझ में आया कि मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करेंगे। अब से जीआर वैल्यू मतलब कि हमारी जगह कई जगह पे इसका यूज देखने को मिलेगा। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारी आईसी क्या है, आईसी तक हमारी लाइन क्या है, ओके, या तो माइक खराब है या फिर आईसी से ही प्रॉब्लम। ठीक है, तो जीआर वैल्यू इस तरीके से चेक करना है। तो जीआर वैल्यू आ रही तो यानी कि ये लाइन ओके है, समझिए पहले। और जीआर वैल्यू ना आए तो क्या है, ये रीडिंग ना आए, जीआर वैल्यू ना आए, अभी लिखना कुछ नहीं, हम लिखाएंगे सब। तो सीरीज कंपोनेंट चेक करेंगे, सीरीज कंपोनेंट चेक करना है। अब सीरीज में क्या लगा है, हाँ आपका लगा है रजिस्टर और कॉइल, बस। पैरेलल कंपोनेंट से मतलब नहीं है, पैरेलल कंपोनेंट से मतलब नहीं है। अगर जीआर वैल्यू आ जाए तब तो ठीक है, और ना आए तो सीरीज वाले इनकी ये ओपन तो नहीं है, निकल तो नहीं गए, कोई समस्या इनके अंदर आएगी, ये हमें चेक करनी है। समझ में आ गई बात? ठीक है, पहले समझ लो, हम लिखवा देंगे सब। ठीक है, अगर हमने इस पे, अगर हमने मल्टीमीटर की प्रोब लगाई, ये क्या किया, बीप, क्या किया, बीप कर गया। ठीक है, तो क्या है ये बीप का मतलब, ये शॉर्ट है। अब शॉर्ट है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल में कौन लगा है, कैपेसिटर, डायोड, कैपेसिटर, 3 कंपोनेंट चेक करने हैं। सीरीज वालों को हाथ भी नहीं लगाना है। समझ में आ गई बात की नहीं है? ठीक है, कौन वाला है, ये पैरेलल में। ठीक है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों के बीच में लगा है, इसको चेक करने की जरूरत, हमें ये चेक करना है जो ग्राउंड के साथ में कनेक्टेड है, ये ग्राउंड साथ में कहां कनेक्टेड है। तो समझ में आई पहले बात, अगर वैल्यू ना आए तो सीरीज चेक करना, बीप करे तो पैरेलल कंपोनेंट चेक करना। कितनी बात समझ में आ गई? इसके बाद एक तो ये तरीका हो गया, इसके बाद जो माइक है, माइक पे हमेशा एक्टिव वोल्टेज आता है। कैसा आता है, एक्टिव वोल्टेज 1.8 वोल्टेज। एक्टिव का मतलब जैसे अभी ये मोबाइल है तो इसके जहां इसका माइक लगा वहां पर कोई भी वोल्टेज नहीं है, लेकिन जैसे हम रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे या कॉल लगाएंगे तो माइक के जो टिप्स है तभी यहां पर वोल्टेज आएगा। समझ में आई बात? एक्टिव का मतलब जब माइक एक्टिवेट होगा, हाँ फोन लगा दोगे, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दोगे, तभी इन टिप्स पे वोल्टेज आता है, इन कंपोनेंट पे वोल्टेज आएगा। अब मान लीजिए हमारे पास सर्किट डायग्राम नहीं है, हमारे पास कोई फोन आ गया और हमें पता नहीं कि इसमें कहां से इसमें के अंदर लाइन ब्रेक है, तो सीधा रिकॉर्डिंग ऑन करो, जहां पर कदम करके माइक लगाओ तो उसके आसपास कंपोनेंट लगे रहते हैं, पता ही आपको। तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करना है और क्या चेक कर लेना, 1.8 वोल्टेज। भाई जैसे ये लाइन है तो इसके इस कैपेसिटर पे भी 1 पॉइंट आएगा, यहाँ पर भी 1 पॉइंट आएगा, यहाँ पर, मतलब कि जितने भी कंपोनेंट लगे हैं ना इनके प्लस वाले सिरे पे 1.8 वोल्टेज आएगा। कहीं पर भी वोल्टेज मिले उठा के जंपर कर सकते हैं, ये काम आप कर सकते हो, एक्टिव वोल्टेज आता है। तो कहीं पे लिख लीजिए एक्टिव वोल्टेज 1.8। हाँ कॉइल से भी कर सकते हो, कैपेसिटर से, रजिस्टर से, जो भी बीच में कंपोनेंट लगे हैं। और जब कॉल कट करोगे तो वोल्टेज यहाँ से क्या हो जाएगा, चला जाएगा, फोन आपका ऑन रहेगा। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। तो एक्टिव वोल्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है।